हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज हम शुरू करेंगे ISLM मॉडल फॉर सेमेस्टर 2 स्टूडेंट फॉर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ISLM मॉडल में आज हम टोटली ये क्लास डिवोटेड रहेगी IS कर्व के लिए। थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पढ़ेंगे, देन मैंने 4 स्टेप में डेरिवेशन ऑफ IS कर्व को डिस्कस किया है और डेरिवेशन ऑफ IS कर्व देखेंगे कि कैसे हम IS कर्व डराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व। ISLM मॉडल पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, सम इम्पोर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। सो वी विल स्टडी 2 टाइप ऑफ मार्केट इन दिस मॉडल। IS stand for investment and saving, LM stand for the liquidity market. We will study investment and saving in the goods market, and in liquidity market we will see the LM curve in the money market, and then we will see the simultaneous equilibrium in both the markets. So there are 2 type of markets. First is goods market, second is money market. Goods market. Goods market is a market where all buying and selling of goods and services takes place, जो कि हमने इनकम एंड स्पेंडिंग में भी पढ़ा और हमने फिर उसमें इक्विलिब्रियम पढ़ा था बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन y इक्वल टू AD। और इसमें हम नया पढ़ेंगे ISLM में another market, that is money market, where we will see the interaction between demand for money and the supply of money, and then we will see the equilibrium in the money market, and after that we will study the simultaneous equilibrium. So the ISLM model is formed on the basis of short run macroeconomics. ये short run macroeconomics का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिस्ट सोचते थे दैट देर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन द गुड्स एंड मनी मार्केट। मनी इज़ जस्ट द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मॉनेटरी पॉलिसी का कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, एंड गुड्स एंड मनी मार्केट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स का तो इशू ही नहीं हुआ। सो दिस कॉन्सेप्ट इज बेसिकली derived by the short run macroeconomics after J.M. Keynes. कीन्स ने जो कीनेशियन थ्योरी है, कीनेशियन थ्योरी में एक एक्सप्लेनेशन है हाउ द मनी मार्केट इफेक्ट द गुड्स मार्केट, बट कीन्स डजंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ द गुड्स मार्केट ऑल्सो इफेक्ट द मनी मार्केट। कीन्स ने बस बताया कि मनी मार्केट कैसे गुड्स मार्केट को इफेक्ट करता है, लेकिन गुड्स मार्केट भी इफेक्ट करता है मनी मार्केट को। और ये किसने बताया? ये हमें बताया हिक्स ने और हैंसन ने। The model analyzes the interaction and linkages between the goods and money market and find those values of y and I which brings a simultaneous equilibrium in both the markets. लेकिन ISLM मॉडल में हम क्या स्टडी करेंगे? ISLM मॉडल में हम स्टडी करेंगे about the simultaneous equilibrium in both the markets, goods market and money market, and we will find the values of y, that is output, and I, that is rate of interest. And it was introduced by G.R. Hicks in his classical article Mr. Keynes and the Classics. His analysis was later extended by Alvin Hansen, and Hicks and Hansen called the formalization of ISLM model. So IS is stand for investment and saving curve, that we will study in the goods market, and LM is stand for liquidity market. We will study this concept in the money market. इसके बाद है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। अब कभी कभी डेरिवेशन ऑफ IS कर्व 6 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। अगर IS कर्व का हम मोटा मोटा देखें तो IS कर्व से 2 ही क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं इन द सेमेस्टर एग्जाम। फर्स्ट वन इज़ द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, जो कि 6 मार्कर होता है, और फिर पूछ लिया जाता है व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द स्लोप ऑफ द IS कर्व, व्हाट आर द फैक्टर which is the reason for the change in the position of the IS curve. सो सबसे पहले इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व। स्टेप 1 में क्या है? स्टेप 1 में हम देख रहे हैं द इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। अब मैंने पिछली वीडियोस में पढ़ाया है इन द इनकम एंड स्पेंडिंग, और हाँ, ISLM मॉडल पढ़ने से पहले इनकम एंड स्पेंडिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो वीडियोस पिछली
मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, वो वीडियोस वहाँ से देख लेना। तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। उधर हमने अज्यूम किया था दैट इन्वेस्टमेंट इज एक्सोजीनियसली गिवन टू अस, इट इज़ गिवन टू अस। बट अब मैंने उस दिन बोला था तुम्हें इनकम स्पेंडिंग में कि हमें जो भी अजम्पशन दी गई हैं, हम थ्रू आउट द ईयर उन अजम्पशन को धीरे धीरे रिलीज़ करते जाएंगे। तो अब हमने इन्वेस्टमेंट को एक्सोजीनियसली ना मान के फंक्शन मान लिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट इज नाउ बीइंग मेड endogenous and by making it the function of rate of interest and it is given as, और इसका जो हमने फंक्शन बनाया है, जैसे हमने कंजम्पशन का फंक्शन पढ़ा था, दैट कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार प्लस स्मॉल सी इंटू वाई, दैट कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। बट हियर इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा वैसे वैसे हमारे इन्वेस्टमेंट भी चेंज होती रहेगी। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या बन गया हमारा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू आई बार माइनस बी आई एंड बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। आई बार हियर इज द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। अब कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट तो हम करेंगे। टेक द एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। कैसी भी कंडीशन हो, जैसे कोविड लाइक सिचुएशन थी, फिर भी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट की। सो देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट, लाइक मेडिकल सेक्टर में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हुई। सो देयर आर सर्टेन इन्वेस्टमेंट विच डजंट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जरूर होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कितना ही हो, कितना ही लो हो, कितना ही हाई हो। सो द इन्वेस्टमेंट फंक्शन इज गिवन एज आई बार माइनस बी आई। अब इसके कॉम्पोनेंट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसके कर्व को देखेंगे। अब इसका कॉम्पोनेंट है सबसे पहले आई इज द इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, I bar is the autonomous investment spending which is independent at the rate of interest. I is the rate of interest and B is the slope. B is the responsiveness of investment spending to the rate of interest and it is always greater than zero. अगर इसके कर्व को देखें तो मैंने x एक्सिस पे लिया इन्वेस्टमेंट, y एक्सिस पे लिया इंटरेस्ट रेट। जैसे जैसे हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारी इन्वेस्टमेंट है जो वो कम होती जा रही है। ये सोचो कि तुम एक फर्म हो और तुमने कहीं से लोन ले रखा है फॉर योर इन्वेस्टमेंट और उस लोन पे यू हैव टू पे सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर गवर्नमेंट उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी तो तुम्हारी लोन की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, तुम कम लोन डिमांड करोगे। अगर कम लोन डिमांड करोगे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। तो सेम यही है, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है फर्म्स की जो बोरोइंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है और जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट मार्केट में कम कर पाते हैं। दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। So there is an inverse relationship between interest rate and the planned investments. I is a function of the rate of interest, I bar minus bi. Solving this equation for I, इस पूरी इक्वेशन को, दिस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को तुम इंटरेस्ट रेट के लिए सोल्व कर लो। इंटरेस्ट रेट के लिए सोल्व किया तो वी विल गेट आई बार माइनस बी माइनस आई बाई बी। स्लोप क्या आ जाएगी, अगर हम इस इक्वेशन को मान ले y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो हमारे पास स्लोप क्या आ गई, स्लोप हमारे पास आ गई -1/b, वेयर बी के दो केस हो सकते हैं, या तो बी स्मॉल हो सकता है या बी लार्ज हो सकता है। जहाँ पे बी स्मॉल होगा वहाँ पे स्लोप जो होगी वो ज़्यादा होगी, रिस्पॉन्सिवनेस जहाँ पे कम होगी ना वहाँ पे स्लोप तो ज़्यादा होगी और कर्व स्टीपर होगा इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन का। और जहाँ पे बी लार्जर होगा वहाँ स्लोप तो कम होगी और जो कर्व है इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन का वो फ्लैटर बनेगा। स्टेप 2 और स्टेप 3 अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि जो पेपर है वो न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा रहता है और अगर तुमने ये डेरिवेशन सीख ली अबाउट द इक्वेशन तो तुम अगर वहाँ पे फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो तुम इजीली डराइव कर सकते हो। सो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया है, अब हमने जो इनकम एंड स्पेंडिंग वाले चैप्टर में हमने जो अजम्पशन बनाई थी अबाउट द इन्वेस्टमेंट, दैट इन्वेस्टमेंट इज गिवन टू अस, अब हमने वो रिलीज कर दी और हमने बोला कि इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वी विल इनकॉर्पोरेट द वैल्यू ऑफ आई इन द एग्रीगेट डिमांड आइडेंटिटी। अब हम 3 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। 3 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का जो फंक्शन है वो क्या होता है, जो इक्वेशन है वो होता है C + G + I।
वी ऑलरेडी नो अबाउट द सी फंक्शन। सी क्या होता है, सी बार प्लस स्मॉल सी टी आर बार माइनस स्मॉल सी टी बार प्लस स्मॉल सी वन माइनस टी वाई। ये मैंने सी की वैल्यू यहाँ पे जो थी वो सब्सटीट्यूट कर दी। जी को हम फिर से एक्सोजीनियसली गिवन लेंगे तो जी बार मान लिया। ये तुम सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 में ये अजम्पशन भी रिलीज कर दोगे, फिर जी बार भी फंक्शन नहीं होगा, सॉरी जी बार भी एक्सोजीनियसली गिवन नहीं होगा, जी बार भी फंक्शन होगा। फिर हमने आई को लिया फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैंने आई की जगह उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, दैट इज आई बार माइनस बी आई। अब जितने भी ऑटोनोमस कंपोनेंट्स है जैसे कि सी बार, सी टी आर बार, सी टी बार, आई बार, इनको मैंने एक साथ ले लिया जी बार, ठीक है, और बाकी की इक्वेशन को मैंने अलग रख लिया। अब एल्जेब्रिक डेरिवेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ आई दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड वाई वेयर गुड मार्केट्स इज इन इक्विलिब्रियम। ये हम गुड मार्केट का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। फिर हम मनी मार्केट को डिटेल में स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी अबाउट द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, फिर हम साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास सारी इक्वेशंस हैं, हमने एडी की हमने एक इक्वेशन बना ली और हमें पता ही है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हम उसको y के इक्वल टू पुट करते हैं, तो y इक्वल टू सारा एडी का मैंने एक्सप्रेशन यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो ए बार को मैंने सब्सटीट्यूट किया बाय दी ऑटोनोमस कंपोनेंट्स दैट इज सी बार, आई बार, जी बार, सी टी आर बार और सी टी बार। इसको मैंने ए बार से जब मैं रिप्लेस करूंगी और ये y को मैं इधर ले जाऊंगी ताकि मैं y को कॉमन ले सकूं, तो ये हो जाएगा y माइनस सी इंटू वन माइनस टी वाई इक्वल टू ए बार माइनस बी आई। y को कॉमन लिया तो अंदर इक्वेशन हुई वन माइनस सी अपॉन इंटू वन माइनस टी इक्वल टू ए बार माइनस बी आई। वाई इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी ए बार माइनस बी आई। वन अपॉन वन माइनस सी इंटू वन माइनस टी क्या होता है, दिस इज गवर्नमेंट सेक्टर मल्टीप्लायर जो हमने इनकम एंड स्पेंडिंग में पढ़ा था। सो ये हो जाएगा अल्फा जी। तो आईएस कर्व की जो इक्वेशन है, अगर तुम ये इक्वेशन भी लर्न कर लेते हो ना दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि डेरिवेशन बहुत कम पूछी जाती है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में दे विल आस्क यू अबाउट द आईएस इक्वेशन। तो तुम्हारे पास अगर वैल्यूज हैं तो तुम इजीली निकाल सकते हो y इक्वल टू अल्फा जी ए बार माइनस बी आई। दिस इज आईएस कर्व इक्वेशन, इसको नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 4 और जो लास्ट स्टेप है दैट इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ आईएस कर्व। अब जब भी तुमसे पूछा जाए कि डेरिवेशन करो आईएस कर्व की, तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तुम्हें बनाने कंपलसरी है। अब ये तीनों कर्व कैसे बनाओगे, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो एक एक कर्व को लेके चलते हैं और समझते हैं। तो ये जो कर्व है, हमें ये वाला कर्व जो है वो डराइव करना है आईएस कर्व विद द हेल्प ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन मैंने कैसे बनाया है। जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन समझ में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन का रोल है इफेक्ट करने को एग्रीगेट डिमांड कर्व। जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन कर्व में चेंजेस आएंगे ना, वैसे वैसे एग्रीगेट डिमांड कर्व में चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से आईएस कर्व में चेंजेस आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन मैंने तुम्हें बताया था दैट नाउ इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट दैट इज आई बार माइनस बी आई। तो मैंने वही इन्वेस्टमेंट ली एक्स एक्सिस पे और इंटरेस्ट लिया वाई एक्सिस पे, और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। इन्वर्सली रिलेटेड क्यों है वो मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। तो जब हमारा इंटरेस्ट रेट I1 था तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड थी वो क्या थी, ए बार माइनस बी आई वन, ये ऑटोनोमस कंपोनेंट्स हैं। AD1 इक्विलिब्रियम था E1 पे और हमारा आउटपुट क्या था Y1 पे। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को गिरा दिया। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे ही मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया वैसे ही मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, और इन्वेस्टमेंट बढ़ गई। और इन्वेस्टमेंट क्या है, एडी का एक कंपोनेंट है। एडी क्या है, सी प्लस जी प्लस आई। जैसे ही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो तुम्हारी एडी भी तो बढ़ेगी। तो जैसे ही एडी बढ़ेगी तो मैंने एडी कर्व को AD2 पे शिफ्ट कर दिया ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा BI2। तो जो हमारा आउटपुट है वो Y2 पे चेंज हो जाएगा,
और जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है वो E2 पे चेंज हो जाएगा। तो ये सारा चेंजेस है कि कैसे इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से हमारा एग्रीगेट डिमांड जो है वो चेंज हो गया, वो इंक्रीज हो गया इंटरेस्ट रेट फॉल होने पे, बिकॉज देर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट इज द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो ऐसे ही जो आउटपुट है वो इंक्रीज हो जाएगा, Y2 पे आ जाएगा। तो IS कर्व क्या होता है, हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं Y और Y एक्सिस पे लेते हैं I। हमने बताया था ना दैट वी हैव टू शो द कॉम्बिनेशन ऑफ Y एंड I, और वही I1 लिया, फिर I1 से हमने I2 पे फोल्ड करवा दिया, तो Y1 जो है वो Y2 पे इंक्रीज कर जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट एंड द आउटपुट। यही मैंने सब कुछ लिखा हुआ है। तो पहले इस इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन से सारी चीज़ें शुरू होती हैं और फिर वो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन की में चेंज लाती हैं और वो IS कर्व में चेंज लाती हैं। यही सब मैंने इसमें लिखा हुआ है। एज शोन इन द डायग्राम एट इंटरेस्ट रेट I1, इस डायग्राम में देखो इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन के I1 पे देखो गुड्स मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट इनकम Y1। ये गुड्स मार्केट ये इक्विलिब्रियम पे है, Y1 पे है, बिकॉज एट द लेवल ऑफ इनकम Y इक्वल टू AD, क्योंकि यहाँ पे Y इक्वल टू AD है। When interest rate falls from I1 to I2, जैसे इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ I1 से I2, then AD कर्व शिफ्ट अपवर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही हमारा AD कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट changes why, investment changes due to rate of interest falls, that's why investment changes, and investment is a component of AD, that's why AD shifts upward. AD shifts upward and the level of income increases to Y2. By joining all such combination of interest rate and income level where Y is equal to AD, we get the negatively sloped of IS कर्व। हमारे पास IS कर्व का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो हम डराइव कर लेंगे। सो कभी भी तुमसे पूछा जाए अबाउट द डेरिवेशन ऑफ IS कर्व, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट ऑल द स्टेप्स, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इज मस्ट। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी यू हैव टू शो ऑल द 3 कर्व्स। फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व, देन इज इन्वेस्टमेंट डिमांड फंक्शन, एंड देन द IS कर्व, क्योंकि तीनों आपस में रिलेटेड है। Then we will study the slope of IS curve. Slope of IS curve पढ़नी क्यों जरूरी है? Because कई बार 6 मार्कर में पूछ लेता है what are the factors affecting the slope of IS curve, what are the factor which change in the position of the IS curve. फिर हमारा IS curve complete हो जाएगा। तो next class में we will study about the factors affecting the slope of IS curve and the position changes, what are the factors which cause change in the position of the IS curve. अब यहाँ पे हम देख लेते हैं slope of the IS curve. We know about the equation of the IS curve, जो कि हमने algebraic derivation में देखी, that is y equal to alpha g into a bar minus bi, where alpha g is the government sector multiplier which is 1 upon 1 minus c into 1 minus t, where a bar is representing all the autonomous components, that is c bar, i bar, g bar plus ctr bar minus ct bar minus bi. So this is the equation of the IS curve. So I am multiplying both a bar and bi by alpha g. So we will get alpha g a bar minus alpha g bi, and we have to solve this equation for the rate of interest. तो मैंने alpha g bi को इधर ले लिया और यहाँ से मैंने जब इसको सोल्व किया तो we get the value of I equal to alpha g a bar upon alpha g b minus y upon alpha g b. बिल्कुल सिंपल मैथ्स है, वो तुम कर सकते हो देख के भी। I equal to a bar by b minus y alpha g b. अब compare this equation with y equal to mx plus c. So we get the slope as slope equal to -1 upon b into alpha g. तो जो स्लोप है, स्लोप के 2 कंपोनेंट्स तो बिल्कुल, अगर हम अगले जब लेक्चर में पढ़ेंगे वी विल स्टडी अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्लोप ऑफ IS कर्व। इधर से हमें 2 फैक्टर तो मिल ही गए हैं। फर्स्ट वन इज b इज द फैक्टर विच अफेक्ट द स्लोप ऑफ IS कर्व, एंड सेकंड इज अल्फा g। और एक हम स्मॉल टी को भी देखेंगे कि कैसे टैक्स रेट जो है वो अफेक्ट करता है स्लोप ऑफ IS का, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना नेक्स्ट लेक्चर। और ये यहाँ पे मैंने सिंपल IS कर्व बनाया है, दैट IS कर्व इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार। प्लीज़ शेयर योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स।